हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज की क्लास में हम मैराथन क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम दो टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो कि आपसे सीटेट में हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहला हम करेंगे एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और उसके बाद दूसरा टॉपिक हम करेंगे आरटीई 2009। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे तो आपने देखा होगा कि हर पेपर में आपसे 2 या 3 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं, इन दोनों टॉपिक्स को। और इससे पहले हम एनईपी 2020 को कवर कर चुके हैं। आप लोग देख लीजिएगा, आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे अदर क्लासेस के, वहाँ जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मैराथन क्लास। और क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोग पेशेंस बनाते हुए चलिए, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स को मैं आपको इस तरीके से करवाने वाली हूँ ना कि इसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत इनको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एनसीएफ 2005, पहले इसे पढ़ेंगे फिर आरटी 2009। ठीक है, तो देखिए एनसीएफ 2005, अभी तक आपके काफ़ी सारे एनसीएफ आ चुके हैं और इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सीटेट में जो आपसे बेसिक क्वेश्चन ऑनलाइन वाली शिफ्ट में एक बार पूछा हुआ था कि एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म ध्यान रखना है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, अब देखिए 2005 से पहले कितने एनसीएफ आए हैं और 2005 के बाद कितने एनसीएफ आए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला एनसीएफ 1975 में, उसके बाद 1988 में, उसके बाद 2000 में, उसके बाद 2005 में और फिर 2022 में। ठीक है, इस वीडियो में हम कौन सा करने वाले हैं, 2005, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं ये क्या है। तो देखिए एनसीएफ 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बच्चों को क्या और किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। पहला पॉइंट, जो एनसीएफ 2005 है वो क्या है, एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट पर डिस्कशन किया गया है जिसमें बात करी गई है कि बच्चों को हम क्या पढ़ाएंगे और किस तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति किसके निबंध से हुई है, तो आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के, और निबंध का नाम क्या है, सभ्यता और प्रगति, इसके निबंध से हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। जब आपका ये एनसीएफ बना था उस टाइम पर अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है, तो उस टाइम पर अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 का आधार क्या है, यानी कि इसका बेस क्या है, ये किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें फोकस किया गया है लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा। बच्चों को शिक्षा दो लेकिन बोझ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ये क्या करते हैं, बल देते हैं। और यही इनका एक वाक्य है जो आपसे सीटेट में पूछा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 का जो मेन ध्येय है वो यही है, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा। बच्चों को शिक्षा देनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस्ता भर के आपने बुक्स मंगवा ली घर से, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए कहा है लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 5 सिद्धांत, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनमें से एक सिद्धांत आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो एनसीएफ 2005 के सिद्धांत कितने हैं, सबसे पहले ध्यान रखेंगे 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि जो चीज़ें आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्कूल के आने के बाद ही वो यूज़फुल हो। ऐसा आपको पढ़ाना है कि स्कूल के बाद जब वो बाहर जाता है, अपने घर जाता है या समाज में जाता है, तो वहाँ भी उसको वो यूज़फुल हो, यानी कि वहाँ पर भी वो चीज़ उसको काम में आए। ठीक है, तो जो भी आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में, उसको बच्चे के बाहरी जीवन से कनेक्ट करते हुए पढ़ाना है। जैसे आप जानते ही हैं, जैसे साइंस है, ईवीएस है, वहाँ पर प्लांट्स का कॉन्सेप्ट होता है, कॉमन होता है। तो बच्चों को जैसे प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो उसको उसकी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए आप पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल के बाद भी उन प्लांट्स को देखते हैं अपने आसपास, जिस भी समाज में रहते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं। तो इस तरीके से कनेक्टिविटी बनाते हुए बच्चों को पढ़ाना है। पहला सिद्धांत ये है। दूसरा है पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए।
यानी कि बच्चों को रटवाना नहीं है। जैसे बहुत सारे टीचर्स पहले तक होता था ना, अब तो फिर भी ये चीज़ें कम होती हैं। पहले तक कहते थे बच्चों से कि ये 10 क्वेश्चन है, कल आपको ये 10 क्वेश्चन लर्न करके लाने हैं। अगर आपको कल लर्न नहीं हुए होंगे तो आपको मार पड़ेगी। तो बच्चा क्या करता है, रटने लगता था। तो ये जो रटंत प्रणाली पहले चली आ रही थी ना, उसको मुक्त किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए और इसकी जगह समझ पर आधारित जो प्रणाली है उसको अपनाया जाए। यानी कि जो भी चीज़ें आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इस चीज़ पर फोकस करो कि वो बच्चों को समझ में आए, ना कि बच्चे उसको रट रहे हों। ठीक है। तीसरा सिद्धांत है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। जो आपका करिकुलम पूरा बना हुआ होता है ना, उसके अंदर जो आपका सिलेबस होता है, जो कि आपको पढ़ाना होता है, तो उसी पर केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि बाल केंद्रित होना चाहिए। मतलब आप जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के अनुसार होनी चाहिए, बच्चे की रुचि के अनुसार उसको पढ़ाना, बच्चे की जो एज है उसके अनुसार बच्चे को पढ़ाना। जैसे बच्चा 3rd क्लास में है तो उसे आप 3rd क्लास की ही चीज़ें पढ़ाइए, आप उसको 7th क्लास का नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अभी उसकी मैच्योरिटी उस लेवल की नहीं हुई है। तो बच्चे को केंद्र में रखकर, इसी को हम कहते हैं बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसकी बात सबसे पहले NCF 2005 में ही हुई है। ठीक है, कि बच्चों को उसकी रुचि के अनुसार, उनकी नीड के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अनुसार, उनकी एबिलिटी के अनुसार पढ़ाना चाहिए। जैसे बच्चों का किसी दिन कोई टॉपिक पढ़ने का मन नहीं होता है तो उस दिन आप मत पढ़ाइए, किसी दूसरे दिन पढ़ा दीजिए। उस दिन आप कुछ ऐसा पढ़ाइए जो पढ़ने का बच्चों का मन हो। ठीक है, यही होता है बाल केंद्रित शिक्षा। चौथा इनका सिद्धांत है, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। देखिए, परीक्षाएं एक तो होता है कि बहुत रिजिडिटी के साथ बनाई जाती हैं, जैसे सिर्फ पेन पेपर टेस्ट होता है, MCQ टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है कि बच्चों को बोला जाता है कल आपका एग्ज़ाम होगा, आप प्रिपेयर करके लाना। बच्चे प्रिपेयर करके ले आते हैं। अब हो सकता है कुछ बच्चों को याद ना हुआ हो, अब आपने पेन पेपर टेस्ट ले लिया, किसी बच्चे के 20 में से 19 नंबर आ रहे हैं तो किसी के 20 में से 9 नंबर आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये रिजिडिटी आप अपना रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा, बच्चे का जो है मोरल डाउन हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, जो आप परीक्षा ले रहे हैं ना, सिर्फ पेन पेपर टेस्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि हर एस्पेक्ट में बच्चे का आप क्या करेंगे, परीक्षा लेंगे। ठीक है, जैसे पेन पेपर टेस्ट ले लिया, उसके बाद आप कुछ एक्टिविटीज़ करवाइए, यानी कि कक्षा में कुछ गतिविधि करवाइए, जैसे डिस्कशन रख दीजिए, किसी दिन ग्रुप एक्टिविटीज़ रख दीजिए। तो यहाँ ऐसे भी आप बच्चों का क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा यहाँ पर सिद्धांत है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाएं। जो हमारे मूल्य हैं उनको भी बच्चों को पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि बस किताबी ज्ञान आप दे रहे हैं, कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो जीवन में यूज़फुल होते हैं, समाज में काम आते हैं। तो उन मूल्यों के प्रति भी आप क्या करना है, बच्चों को तैयार करना है। ठीक है, तो ये 5 हमारे सिद्धांत हो गए, जो कि CTET एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन मैंने आपको बोला है अगर आप मेरे चैनल से किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, जो भी प्रिपरेशन करते हैं ना, मैं आपको वो पूरा कवर करवाती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से आप पढ़ रहे हैं उसके बाद कुछ और छूट गया इस टॉपिक में, आप कहीं और से भी पढ़ रहे हैं, ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको टू द पॉइंट CTET के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। NCF 2005 के कुछ प्रमुख सुझाव हैं। पहला सुझाव है फ्रेंड्स, बालक सक्रिय है, वह स्वयं से जाने और सीखे और नई नई चीज़ों को आजमाए, जोड़ तोड़ करे, गलतियाँ करे और स्वयं सुधार भी करें। तो इनका प्रमुख सुझाव NCF 2005 का ये है कि बच्चे क्या है, सक्रिय हैं और ज्ञान का निर्माण वो खुद से कर सकते हैं। तो बच्चों को आप ऐसी अपॉर्चुनिटी दीजिए, नई नई चीज़ें उनसे करवाइए कि ज्ञान का निर्माण वो खुद ही कर सकें। जैसे कोई प्रॉब्लम भी बच्चों के सामने आ रही है तो आप उसको छोड़ दीजिए, बच्चे खुद ही सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है, सीखना सक्रिय और सामाजिक गतिविधि है, यानी कि जो लर्निंग की प्रोसेस है हमारी क्या है, एक्टिव और एक सोशल एक्टिविटी है। देखिए, एक्टिव कहने का मतलब होता है, सक्रिय कहने का मतलब होता है कि बच्चे की रुचि है उस चीज़ को करने में, उसका इंटरेस्ट है। जब हम किसी चीज़ के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं तो वो सीखी हुई चीज़ हमें बहुत लंबे टाइम तक याद रहती है ना, और हम मन लगाकर उसको सीखते हैं जब हम एक्टिव होते हैं। तो बस यही है, लर्निंग की जो प्रोसेस है वो एक्टिव है और सोशल है, सामाजिक भी है, समाज में भी काम आएगी। ऐसा कभी नहीं होता कि जो चीज़ आप स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल के बाहर कभी काम ही ना आए, काम आने वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जो अधिगम की प्रक्रिया है वो क्या है, सामाजिक भी है और सक्रिय भी है। नेक्स्ट है, सीखने में यांत्रिकता नहीं होनी चाहिए। यांत्रिकता मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को दोहराना।
ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब दोहराना मतलब वही हो जाता है रटना, रोट मेमोराइजेशन, उस पर फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट है सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और रुचि से जोड़ा जाए। यानी कि जो भी आप बच्चों को सिखा रहे हैं, फियर और डिसिप्लिन, यानी कि बच्चों के मन में अनुशासन का डर पैदा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो आप सिखा रहे हैं उसमें बच्चे आनंद लें और रुचि के साथ उसको सीखें, ऐसा आपने बनाना है। अब ऐसा कौन बना सकता है? टीचर बना सकते हैं। टीचर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर के ऊपर ही ये चीज़, टीचर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए कि वो कैसा एनवायरनमेंट क्लासरूम में क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि बच्चों को डर लग रहा है, कभी कभी होता है ना कि जैसे इंग्लिश वाले टीचर हैं, जैसे इंग्लिश वाले टीचर आए तो बच्चे आराम से चुपचाप बैठ जाते हैं डर से, क्योंकि उनके मन में खौफ होता है टीचर को लेकर। तो ये जो डर है ना, ये बच्चों के मन में पैदा नहीं करना है और एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी पैदा नहीं करना है, बल्कि आपने आनंद और रुचि के साथ पढ़ाना है। मतलब बच्चों को मज़ा आना चाहिए जो भी आप पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भाषा और संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। ठीक है, बच्चे आपको जहाँ भी दिखते हैं तो आपने क्या करना है? बच्चों को सम्मान देना है और बच्चों की जो भाषा होती है और जो संस्कृति होती है, क्योंकि देखिए हर बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, हर किसी की संस्कृति यानी कि कल्चर अलग अलग होता है, हर किसी की भाषा भी अलग हो सकती है जो वो घर में बोल रहे हैं। तो इन चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं करना है, बल्कि स्कूल में इनको सम्मान करना है। ठीक है, इनको सम्मान देना है, ऐसा इसमें कहा गया है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी लेवल पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधि में भाषा और गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यानी कि ये कहते हैं बच्चों को आप भाषा भी पढ़ाओ और गणित भी पढ़ाओ। ठीक है, इस पर इन्होंने जोर दिया है एनसीएफ 2005 ने। नेक्स्ट है बहुभाषिक यानी कि मल्टीलिंगुअल कक्षा शिक्षण 3 भाषाओं यानी कि त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, ये जो बहुभाषिकता होती है इसको इन्होंने क्या किया है? प्रमोट किया है, क्योंकि एक क्लासरूम में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होते हैं। तो ये कहते हैं कि जो बहुभाषिकता है, मल्टीलिंगुअलिज्म है क्लासरूम में, उसको क्या कीजिए आप एक संसाधन के रूप में मानिए। मतलब उसको आपने नकारना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और इसके लिए वो त्रिभाषा सूत्र की वकालत करते हैं। त्रिभाषा सूत्र क्या है? वही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहले बच्चे को कौन सी लैंग्वेज सिखाई जाती है? हिंदी लैंग्वेज, उसके बाद दूसरी लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश लैंग्वेज और तीसरी लैंग्वेज के रूप में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। जो आपके संविधान में 22 भाषाएं हैं, उनमें से कोई एक भाषा तीसरी भाषा के रूप में सिखाई जाएगी। तो यही है हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यानी कि त्रिभाषा सूत्र। और त्रिभाषा सूत्र एनसीएफ 2005 तो इसकी वकालत करता ही है, लेकिन सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र किसने लागू करा? अगर ये आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कोठारी आयोग। और वो कोठारी आयोग कब आया था? 1964-66। ठीक है, कोठारी आयोग ने सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र की बात करी थी और बाद में एनसीएफ 2005 ने भी इसको प्रमोट करा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। एनसीएफ 2005 ने भाषा के 4 कौशल की बात करी है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि LSRW। ये तो आप लोग जानते ही हैं, मैंने आपको शॉर्ट में ट्रिक के साथ ये याद भी करवाया था। ये मैंने एक्स्ट्रा में लिखा है, यानी कि आपको ट्रिक के साथ याद हो जाए। तो आप जानते ही हैं जो लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, भाषा के 4 कौशल होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। उसी को शॉर्ट में हम LSRW कह देते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है सुनना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे वो पढ़ना सीखता है और लास्ट में वो लिखना भी सीख जाता है। ये एक क्रम होता है। ठीक है, और ये चारों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी कि नोन टू अननोन और मूर्त से अमूर्त की ओर यानी कि कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। ठीक है, बच्चों को जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना है आपने। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये क्या है? एक शिक्षण सूत्र है। ठीक है, टीचिंग मैगजीम्स हैं। अब देखिए टीचिंग, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि टीचिंग मेथड और टीचिंग मैगजीम्स जो हैं एक ही हैं। जी नहीं, ये अलग अलग होते हैं। मैगजीम्स आपके शिक्षण सूत्र होते हैं और जो टीचिंग मेथड होती हैं वो शिक्षण के सिद्धांत होते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि शिक्षण के हम कहेंगे जैसे, हाँ, हम कहते हैं कि व्याख्यान विधि से बच्चों को पढ़ाया जाता है,
वो आपकी टीचिंग मेथड है। व्याख्यान विधि ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ाया जाता है, वो भी टीचिंग मेथड है। तो टीचिंग की बहुत सारी मेथड हैं, जैसे डेमो मेथड से बच्चों को पढ़ाना। तो जिस मेथड के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है वो टीचिंग मेथड होती है। लेकिन टीचिंग मैगजीम्स यानी कि शिक्षण सूत्र अलग होते हैं। शिक्षण सूत्र में क्या होता है, जैसे ये एक शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चों को सबसे पहले वो चीज़ पढ़ाना जो बच्चे जानते हों, उन्हें ज्ञात हो, उसके बाद धीरे धीरे वो चीज़ पढ़ाना जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता। ऐसे ही दूसरा शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले बच्चों को मूर्त चीज़ें पढ़ाना और उसके बाद अमूर्त चीज़ें। मूर्त चीज़ें मतलब ऐसी चीज़ें जो बच्चों के सामने में रखी हैं, जिन्हें वो देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं। पहले उससे रिलेटेड उसको नॉलेज दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे अमूर्त चीज़ों की नॉलेज दीजिए। अब अमूर्त चीज़ें क्या होती हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें दिखती नहीं हैं, जिन्हें हम टच फील ये सब नहीं कर सकते, उन्हें हम बस अपनी कल्पनाओं में सोचते हैं, ठीक है। तो उसका ज्ञान बाद में दीजिए, लेकिन पहले आप क्या कीजिए, मूर्त चीज़ों की नॉलेज बच्चों को दीजिए। तो ये क्या है, आपका शिक्षण सूत्र होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसकी ये सभी बात NCF 2005 कर रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। सजा और पुरस्कार, पनिशमेंट और वेगेंस को सीमित किया जाए, यानी कि बच्चों को ज़्यादा सजा भी नहीं देनी है और ज़्यादा पुरस्कार भी नहीं देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए। ये सह शैक्षिक गतिविधियाँ क्या होती हैं, ये आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है ना, मतलब क्लासरूम में जो हम पढ़ाते हैं उसके बाहर जो हम बच्चों को करवाते हैं। जैसे कभी कभी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे ग्रुप एक्टिविटी करने को दे दिया, या फिर डिस्कशन चल रहा है, या फिर डिबेट कंपटीशन चल रहा है क्लासरूम में, या फिर क्लासरूम के बाहर जब स्पोर्ट्स वगैरह होता है, स्पोर्ट्स करवाया जाता है बच्चों को। जैसे किसी बच्चे का क्रिकेट में इंटरेस्ट है, उसको क्रिकेट खेलने दो, किसी का रैकेट में है तो उसको रैकेट खेलने के लिए दिया जाएगा। तो मतलब क्लासरूम से बाहर जो अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें कहा है इसमें कि उनके पेरेंट्स को भी इंक्लूड किया जाए, उनके अभिभावकों को भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक हैं। मतलब ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी आप किताबें बच्चों से स्कूल से मंगवा रहे हैं। मतलब ये क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करते हैं, ना कि क्वांटिटी एजुकेशन पर, ठीक है। क्वांटिटी एजुकेशन मतलब होता है आप बच्चों को बहुत सारा चीज़ें पढ़ाना चाहते हैं। क्वालिटी एजुकेशन होती है कि कम पढ़ाओ, लेकिन ऐसा पढ़ाओ कि बच्चों को वो समझ में आए। तो इनका कहना यही है कि जो मोटी मोटी किताबें हैं और बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम सिलेबस है, उतना सारा मत करवाओ, कम करवाओ, लेकिन क्वालिटी वाली चीज़ें करवाओ, ठीक है। नेक्स्ट है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। वही चीज़ हो गई, जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो एकदम उपदेश दे करके व्याख्यान विधि से मत पढ़ाओ, बल्कि इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाओ। ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण क्रिएट करो कि बच्चों की रुचि हो उसको समझने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुस्तकालय से रिलेटेड। पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। अब देखिए काफ़ी सारी लाइब्रेरीज ऐसी होती हैं जहाँ पर टीचर जो हैं फिक्स होते हैं और वो बच्चों को खुद से बुक्स निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि बस आपको यही बुक मिलेगी पुस्तकालय से, आप अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। तो NCF 2005 इस चीज़ को क्या करता है, नेगोशिएट करता है। वो कहता है कि बच्चे खुद से बुक्स चूज़ करें, उनका जो बुक पढ़ने का मन है लाइब्रेरी में, उन्हें खुद से बुक को चूज़ करने दें, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षकों को एकेडमिक संसाधन और नवाचार यानी कि जो इनोवेशन है आदि समय पर पहुंचाए जाएं। देखिए आप जानते ही हैं आजकल जो इनोवेशन है काफ़ी इनोवेशन हो गया है। जैसे ऑनलाइन मेथड से पढ़ना आजकल ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ऑफलाइन से ज़्यादा। तो जो ऑनलाइन मेथड से टीचर पढ़ाते हैं तो टीचर तक वो सुविधा पहुँच पाए, वो इनोवेशन की सुविधा जब टीचर तक पहुँचेगी तब वो क्या करेंगे, बच्चों को उस इनोवेशन मेथड से पढ़ा पाएंगे, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे आजकल जितने भी आप यूट्यूबर्स को भी देखिए, आपको पढ़ाया जाता है उनकी ऐप्स पर पढ़ाया जाता है, और ऐप पर उनको कैसे पढ़ाना है सबसे पहले टीचर को खुद ट्रेंड होना पड़ेगा, ठीक है। तो NCF 2005 यही कहता है कि पहले टीचर को ट्रेंड करो, जो इनोवेशन जो नवाचार आ रहा है उसके संसाधन पहले टीचर तक पहुँचाओ, तभी तो वो बच्चों को सिखा पाएंगे, है ना। तो बस यही चीज़ है। नेक्स्ट है समुदाय को मानवीय संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दिया जाए। वही है कि टीचर इनको कर पाएँ। मानसिक स्तर, आयु एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण हो, ठीक है। जैसे वही चीज़ हो गई, जैसे मैंने आपको बोला अगर 4th क्लास का बच्चा है तो 4th क्लास की ही चीज़ें आप उसको पढ़ाएंगे और बच्चे की एबिलिटी, योग्यता को देखकर ही बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की एज कम है और उसको आपने क्या करना है, हायर क्लास में नहीं डालना है, तो उसको छोटी क्लासेस में डाल करके पढ़ाओ, छोटी क्लास की चीज़ें पढ़ाओ और बच्चों की जो एज होती है एज के अनुसार बच्चों को पढ़ाओ।
अब बच्चे की एज है 2nd क्लास में पढ़ने लायक, और अगर आप उसको 5th क्लास में डाल देंगे तो आप खुद सोचिए बच्चों को समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो बस उसी की बात यहाँ पर करी गई है। नेक्स्ट है बालकों के चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या हो, यानी कि बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट करना है, हर एस्पेक्ट में बच्चे का डेवलपमेंट करना है। अब देखिए एस्पेक्ट क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे बच्चे का सामाजिक विकास भी करना है, संज्ञानात्मक विकास भी करना है, संवेगात्मक विकास हो गया, भावात्मक विकास हो गया, चारित्रिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया। तो जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उसके एस्पेक्ट होते हैं, उन सभी में बच्चों का विकास करना है। इसी को हम कहते हैं ऑल ओवर डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास। अब अगर आप सिर्फ शिक्षा देंगे क्लासरूम के अंदर तो उससे सिर्फ और सिर्फ संज्ञानात्मक विकास होगा, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनके दिमाग का विकास होगा, उनकी बॉडी का विकास, उनके चरित्र का विकास वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप शिक्षा देने के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी करवाएंगे, लाइक स्पोर्ट्स करवा रहे हैं, कुछ कंपटीशन करवा रहे हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो खुद को एक्सप्रेस कर सकें, तो इससे क्या होगा, बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो उसी की बात NCF 2005 करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण, यानी कि इंक्लूसिव एनवायरनमेंट तैयार करना। मैंने आपको समावेशी वातावरण बहुत बार पढ़ाया है ना। सभी बच्चों को एक समान शिक्षा देना बिना भेदभाव के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल के बाहर तो बच्चों की दुनिया अलग होती है, आप जानते ही हैं, तो उस बेसिस पर बच्चों में डिफ्रेंशिएशन करके अगर आप स्कूल में शिक्षा देंगे तो वो सही नहीं है। जब बच्चा स्कूल में एंटर कर गया तो सभी बच्चों को एक समान दृष्टि से देखना है, चाहे स्कूल के बाहर किसी की आर्थिक दृष्टि कम हो, आर्थिक दृष्टि नहीं, आर्थिक रूप से कोई बच्चा कमज़ोर हो सकता है, कोई बच्चा आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है, तो वो स्कूल के बाहर की बात है। लेकिन स्कूल के अंदर अगर बच्चे आ गए तो सभी को एक समान दृष्टि से देखना है। ठीक है, ये कहा है NCF 2005 में। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं, ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आप लोगों को याद करने में ईजी हो जाए। और आप जानते ही हैं थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्लो चार्ट, जो कि एग्ज़ाम में हमारे दिमाग में जल्दी से क्लिक कर जाते हैं। NCF 2005 5 विधियों पर जोर देता है। ये 5 विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। दूसरा है निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड। तीसरा है परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड। चौथा है सामूहिक विधि यानी कि कलेक्टिव लॉ। और 5वां है मिश्रित विधि यानी कि मिक्स्ड मेथड। तो NCF 2005 कहता है कि इन 5 विधि से आप बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, सबसे पहला करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे खुद से अपने हाथों से एक्टिविटीज़ करके सीखते हैं। तो NCF 2005 कहता है बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो कि वो खुद से चीज़ों को करके सीख पाएँ। और ये जो लर्निंग बाय डूइंग है फ्रेंड्स, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये कॉन्सेप्ट दिया था जॉन डीवी ने। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है निरीक्षण विधि। इस विधि से भी बच्चों को पढ़ाना है, परीक्षण विधि से भी पढ़ाना है, सामूहिक विधि से भी पढ़ाना है, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवानी है, सभी बच्चों के को एक साथ मिलाकर आप पढ़ाएंगे। और मिश्रित विधि, मिश्रित विधि के अंदर ना सारी विधियाँ आ जाती हैं। आप अलग अलग मेथड्स को जो है मिक्स करके भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक मेथड को पकड़ेंगे और उसी से पढ़ाते हुए चलेंगे, नहीं। आप क्या करेंगे, कभी कभी विधियों को मिक्स करके भी पढ़ा सकते हैं। जैसे थोड़ी देर आपने लर्निंग बाय डूइंग यानी कि बच्चों को करके सीखने का अवसर दिया, उसके बाद आप बच्चों को लेक्चर मेथड से भी पढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद आप बच्चों को डेमो मेथड से भी पढ़ा सकते हैं, दिखा करके चीज़ों को, चार्ट वगैरह आप ले गए और बच्चों को दिखा रहे हैं। तो मेथड्स को मिक्स करके भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू NCF 2005। ठीक है, तो ये जो 5 मेथड है इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या कहा है देखिए। NCF 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता फैसिलिटेटर है जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक हो। यानी कि टीचर कोई ऐसा नहीं है कि ज्ञान का भंडार है बस वो पलट देगा बच्चों पर, नहीं। वो क्या है, एक फैसिलिटेटर है, सुगम करता है। जहाँ जहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वहाँ वहाँ पर वो बच्चों को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये NCF 2005 का हमारा जो टॉपिक है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको पूरा ही NCF 2005 समझ में आ गया होगा। इसका मेन मोटिव क्या है, लर्निंग विदाउट बर्डन, और बच्चों को रटंत्र प्रणाली से दूर रखो, अलग अलग टीचिंग मेथड से बच्चों को पढ़ाओ। टीचिंग मैगजीन्स कौन कौन सी हैं, बच्चे यहाँ पर एक्टिव होते हैं। इन्होंने ये जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत दिए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखने हैं। और ये इंपॉर्टेंट है सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से क्या हुई, इसकी उत्पत्ति हुई है, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने करी है। और इसका मेन ध्येय है लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। और इससे पहले कितने NCF आए थे वो भी यहाँ पर मैंने पूरा नोट डाउन किया हुआ है। ठीक हो गया,
तो फ्रेंड्स आई होप आपका जो एनसीएफ 2005 का कॉन्सेप्ट है ये यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा कॉन्सेप्ट आरटीई 2009। तो ये है फ्रेंड्स हमारा दूसरा टॉपिक आरटीई 2009। तो सबसे पहले आपको आरटीई का फुल फॉर्म याद रखना है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009, यानी कि शिक्षा का अधिकार 2009। चलिए इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं ये क्या है और शिक्षा को लेकर इन्होंने क्या कहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 2 स्टार मार्क लगा लीजिए। आरटीई 2009 के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देने की बात करी गई है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या कहा है। देखिए आरटीई एक्ट का निर्माण 2009 में किया गया, जैसा कि हमने पढ़ लिया। आरटीई 2009 नाम से ही क्लियर है, 2009 में इसका निर्माण किया गया। 1 अप्रैल 2010 में इसे संपूर्ण भारत में लागू किया गया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। देखिए निर्माण हो गया था आरटीई एक्ट का 2009 में, लेकिन पूरे भारत में इसको लागू कब किया गया, लागू किया गया 1 अप्रैल 2010। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि टॉपिक का नाम है आरटीई 2009 तो 2009 में ही लागू हुआ होगा। नहीं, लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 में, लेकिन निर्माण हो गया था 2009 में, ठीक है। अब देखिए ये जब संपूर्ण भारत में लागू हुआ था ना 1 अप्रैल 2010 को, तो ये जम्मू और कश्मीर में नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट जम्मू और कश्मीर। संपूर्ण भारत में हो गया था जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे संविधान में 86वां संशोधन, यानी कि जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ था 86वां 2002 में किया गया, और इसमें आर्टिकल 21A के अंतर्गत आरटीई एक्ट को रखा गया है। आपसे पूछा जाएगा आरटीई 2009 किसके अंतर्गत आता है, तो आप क्या कहेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो किया गया आर्टिकल 21A के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर से आ गई हैं। आरटीई 2009 के अनुसार प्यूपिल टीचर रेशियो यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए, मतलब कितने बच्चों पर कितने टीचर की आवश्यकता है। तो सबसे पहले प्राइमरी क्लासेस की हम बात करें 1 to 5 की, प्राथमिक स्तर पर, तो उन्होंने बोला 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर उन्होंने बोला 35 स्टूडेंट्स पर 1 टीचर होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी क्लास में 30 बच्चों पर 1 शिक्षक और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे है वर्किंग आवर्स यानी कि न्यूनतम कार्य दिवस, बच्चे कितना पढ़ाई करेंगे। प्राथमिक स्तर पर 1 साल में बच्चे 200 दिन पढ़ेंगे, यानी कि 1 साल में 800 घंटे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही उच्च प्राथमिक स्तर पर 1 साल में बच्चे 220 दिन पढ़ाई करेंगे, 220 दिन यानी कि 1000 घंटे पढ़ाई करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए फ्रेंड, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, तो उन्हें तो आपने याद रखना ही है। नेक्स्ट है टीचर वर्क यानी कि शिक्षक का कार्य, शिक्षक कितने घंटे या कितने दिन काम करेंगे। देखिए प्राथमिक स्तर पर 1 सप्ताह में 45 घंटे शिक्षक काम करेंगे, और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी सेम है, 1 सप्ताह में 45 घंटे काम करेंगे, ठीक है, यानी कि 45 आवर्स पर वीक। ये आप मानकर चलिए, और याद करने के लिए ईजी है क्योंकि दोनों में ही सेम है। आगे बढ़ते हैं। आरटीई एक्ट यानी कि नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा है, और जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग है। अच्छा चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया, जो आरटीई एक्ट है वो बात करता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देनी है। ये किन बच्चों की बात हो रही है, ये हो रही है नॉर्मल बच्चों की बात, जो कि नॉर्मल हैं। लेकिन जो बच्चे डिसेबल्ड हैं यानी कि जिन्हें किसी प्रकार का विकार है बॉडी से रिलेटेड, उनके लिए अलग है। उनके लिए क्या है, 6 से 18 वर्ष तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, यानी कि नॉर्मल बच्चों से 4 साल ज़्यादा उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। और इनके लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है जिसको हम कहते हैं RPWD एक्ट। आप लोग इसे नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसको कहते हैं राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी।
एक्ट, जिसमें ये बात की गई है कि 6 से 18 वर्ष तक डिसेबल्ड बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, लेकिन आरटी 2009 के अकॉर्डिंग नॉर्मल बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देने की बात हुई है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने सिर्फ वही लिखी हैं सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत सारा है इसमें, लेकिन जो आपके काम का नहीं है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस बच्चों को 25% आरक्षण का प्रावधान। आप जानते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले बच्चे जो हैं जिनका ईडब्ल्यूएस बनता है उनको 25% का आरक्षण यानी कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कक्षा 1 से 5 तक यानी कि प्राइमरी लेवल के बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर होगी। इनका कहना है कि जो प्राइमरी क्लासेस में बच्चे पढ़ेंगे कक्षा 1 से 5 तक, उनकी घर से विद्यालय की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1 किलोमीटर, यानी कि उनके घर के 1 किलोमीटर के दायरे में उनका विद्यालय होना चाहिए। दूसरा है अपर प्राइमरी लेवल पर यानी कि क्लास 6 से 8 तक बच्चों के घर से विद्यालय की दूरी 3 किलोमीटर होनी चाहिए, यानी कि बच्चे के घर से 3 किलोमीटर के दायरे में बच्चे का स्कूल होना चाहिए। किसके लिए? अपर प्राइमरी लेवल के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कूल में एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? एसएमसी। ठीक है, स्कूल में क्या बनेगी? मैनेजमेंट कमेटी बनेगी जिसको हम क्या कहेंगे? एसएमसी, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं। आरटीई के अनुसार एसएमसी का अध्यक्ष कौन होगा? बच्चों के पेरेंट्स होंगे, अभिभावक होंगे। ये कह रहे हैं कि स्कूल में क्या बनेगी? एक एसएमसी बनेगी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, और उसके जो अध्यक्ष होंगे वो स्कूल के टीचर्स नहीं बनेंगे बल्कि कौन बनेंगे? पेरेंट्स बनेंगे, बच्चों के माता पिता बनेंगे, ताकि टाइम टाइम पर एक कमेटी बनेगी, बैठक होगी, मीटिंग होगी, और बच्चों के अंदर जो कमियां हैं, जो जिस चीज़ में बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं उसके बारे में बच्चों के अभिभावकों के साथ क्या होगा? डिस्कशन होगा। उसके लिए ये कमेटी बनाई जाएगी, ऐसा कहा है आरटी 2009 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर, देखिए जो मैंने आपको कहा ना कि भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है और स्कूल जाने से वंचित भी नहीं करना है, वही है किसी भी बच्चे को किसी भी आधार पर स्कूल जाने से आप वंचित नहीं करेंगे। आप लोग देखते हैं पहले तक क्या होता था, एक घर में अगर भाई बहन है तो भैया को भेज दिया जाएगा स्कूल और बहन को कहा जाएगा तुम स्कूल नहीं जाओगी, तुम घर के काम करो। तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आरटी 2009 आया था कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे, इसीलिए ताकि सभी बच्चे पढ़ पाएँ, क्योंकि फ्री में अगर पढ़ रहे हैं तो बच्चे आएंगे, क्योंकि जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो वो भी वहाँ पर एजुकेशन ले पाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया कि ऐसा आप नहीं कर सकते कि बच्चों को स्कूल ही नहीं जाने दे रहे हैं। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में निःशुल्क शिक्षा तथा एडमिशन भी देंगे, मतलब उनका एडमिशन भी फ्री होगा, एडमिशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। अगर 6 से 14 वर्ष के बीच में किसी भी वर्ष अगर बच्चा स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है तो उसे एडमिशन देंगे, यानी कि जैसे 6 से 14 वर्ष के बीच में, ठीक है, अगर बच्चे ने 8 वर्ष की आयु में एडमिशन लिया तो आप 8 वर्ष की आयु में उसको एडमिशन देंगे और उसको एज अप्रोप्रिएट क्लास में डालेंगे, और उसके पीछे की जो पढ़ाई है ना उसकी जिम्मेदारी शिक्षक की होगी ब्रिज कोर्स के थ्रू। कहने का मतलब ये है जैसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। अब कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने 6 साल में अपना एडमिशन नहीं करवाया। सपोज़ करिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 9 साल में अपना एडमिशन कराया है, ठीक है, तो उससे पहले 6, 7 और 8 यानी कि 3 क्लासेस उनकी छूट गई, तो इन 3 क्लासेस को पढ़ाने की जिम्मेदारी शिक्षक की होगी और शिक्षक ब्रिज कोर्स के थ्रू उनकी ये पढ़ाई भी कंप्लीट करवाएंगे, और जिस वर्ष में वो स्कूल में एडमिशन लेंगे उस वर्ष उनकी एज के अनुसार उस क्लास में बच्चों को डाला जाएगा। ठीक है, बस ये कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। आरटी प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। जो आरटी है ना आपका, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये प्रमोट करता है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन को, यानी कि समावेशी शिक्षा को। समावेशी शिक्षा क्या है ये मैंने आपको पढ़ाया ही है, सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देना। तो यही होती है आपकी समावेशी शिक्षा, जब बच्चों को बिना भेदभाव के स्कूल में एक समान रूप से शिक्षा दी जाती है, यानी कि बच्चों को सीखने के समान अवसर देना। ठीक है, ये होता है आपका क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। तो ये जो आरटी 2009 है ना, ये भी प्रमोट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन को, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स हमारा आरटी 2009 का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर क्लियर होता है। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है सीटेट एग्ज़ाम के लिए वो सब मैंने आपको करवा दिया है, और आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये दोनों ही टॉपिक समझ में आ गए होंगे।
NCF 2005 और RTE 2009। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके सीटेट में हमेशा बनते हैं एंड आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड अब सही हो जाएंगे। ठीक है, बाकी की क्लासेस भी आपको चैनल पर करवाई जा रही हैं फ्रेंड्स। सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स भी मैंने आपको करवा दिए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासेस के मिल जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।